हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिस एंड डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, हमने सब स्पेसिस कर ली हैं, वेक्टर स्पेस के बारे में देख लिया है। अब बेसिस जो नाम आ रहा है और डायमेंशन, उन दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा। बेसिस क्या होती है? वो एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि कुछ एलिमेंट्स अगर आपको वी वेक्टर स्पेस दिया जाता है ओवर फील्ड एफ, तो जो बेसिस होगा वो क्या होता है, एक सेट हो सकता है। ठीक है, वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है, आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेट हुआ फाइनाइट तो आप बोल देते हो कि वो क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड, यानी कि आपने इसी वी में से कुछ एलिमेंट्स पर्टिकुलरली ढूंढ लिए जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन अंडर दिस गिवन फील्ड आप क्या कर सकते हो, पूरे स्पेस को क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिस को हम जनरेटिंग सेट भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें हम नाम यूज़ करते हैं मिनिमल का। ठीक है, मिनिमल क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मान लो तीन एलिमेंट आपको मिल गए जो जनरेट कर देंगे, चौथा एलिमेंट भी क्या पता उसमें पड़ा हो, तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल जनरेटिंग सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे मैंने बोला कि फाइनाइटली जनरेटेड होंगी, जो फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट हमें चाहिए। ठीक है, अब लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो यहाँ नहीं करवा रहा, तो उसकी भी एक दिन क्लास ले लेंगे अलग से। वो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि अगर n आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दिए जाते हैं, ठीक है, तो n प्लस और v जो है उसकी डायमेंशन है। डायमेंशन की बात करते हैं एक बार, ये पूरा कवर अप करना पड़ता है एक बार को। मिनिमल और लीनियर डिपेंडेंट के केस में हम कहते हैं उसको मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। तो इसको दो नेमिंग की जाती है, जनरेटिंग सिस्टम से मिनिमाइज करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट से मैक्सिमम करना है। जहाँ दोनों मिल गए उसके अंदर उस पूरी जो सेट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिस। अगर फाइनाइट है वो एलिमेंट्स तो फाइनाइटली जनरेटेड, और जो स्केलर यूज़ करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो आप इस फील्ड में से यूज़ करोगे। अब कितने एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। अब एक बात ध्यान रखना, जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ये एलिमेंट जो आएंगे बेसिस के अंदर वो आपके उसी वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस में आना है। यानी कि जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेंगे वही प्रॉपर्टी जो आपका सेट गिवन होगा, चाहे वेक्टर सब स्पेस दे रखा हो, चाहे पर्टिकुलरली वेक्टर सब स्पेस दे रखा हो। अभी बात करते हैं, अगर मैं वेक्टर स्पेस की जगह लेता हूँ आर और फील्ड भी आर यूज़ कर लेता हूँ, तो ऐसे केस में जब भी आपने ध्यान रखना है कि फील्ड ओवर फील्ड की बात की जाएगी तो हमें पता है ये ऑलवेज वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस बनाती है, और इसकी जो डायमेंशन आएगी वो ऑलवेज आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट, 1 होगी। चक्कर जब पड़ेगा जब बाहर वाले के अलावा अंदर सब फील्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बात करते हो सी ओवर आर की, सी ओवर क्यू की। ठीक है, कि वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट्स आपने डाल रखे हैं कॉम्प्लेक्स के, और जो स्केलर हैं उनको बनाने के लिए अब देखो C है, C के अंदर आपका एलिमेंट A प्लस आयोटा B आता है, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना, और हम वहाँ बोलते हैं कि A और B क्या हैं, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट मैंने ऐसे ढूंढ लिए, 1 और आयोटा। ठीक है, 1 और आयोटा की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ओवर R की बात करता हूँ तो हमें पता है जब C ओवर R की बात की जाती है तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट A और B हमें मिल जाते हैं रियल नंबर में से, जो इस पूरे सेट को जनरेट कर सकते हैं। A भी बदलते जाओ आपको नए नए नंबर मिलते रहेंगे। अब ये जो सेट आया है उसको आप बेसिस बोल देते हो, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए हैं उसको आप डायमेंशन बोल देते हो, जो 2 आई है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर R ओवर Q या C ओवर Q की बात की जाती है तो यह आपने ध्यान रखना इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि अंदर वाला काउंटेबल है, बाहर वाला अनकाउंटेबल है। तो इसका प्रूफ भी हम करेंगे, अगर मेरे को कोई फॉर्मल छोटा प्रूफ मिला तो मैं देखता हूँ, लेकिन वैसे आपने एक बार के लिए ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इस छोटे से कंसेप्ट में जो हमने किया है बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड
यहाँ मेनली टप्पल में आप इसको देख पाओगे बेसिस को या डायमेंशन को कि एक्स वाई जेड आपको क्या कर दिया जाए। इसी में देखते हैं कि ये आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है 2x2 मैट्रिक्स का, और इसमें बोला हुआ है कि आप सब स्पेसिस मान लो W1 और W2। ठीक है, W1 और W2 दो सब स्पेसिस दे दी। अब मैट्रिक्स आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाए तो आप उसको RMN की तरह ट्रीट किया करो, यानी कि उसके अंदर ये सोचा करो कि mn टप्पल वाला एलिमेंट आएगा। तो अगर यहाँ बात करूँ तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये आपका ABCD ये आएगा। ठीक है, यानी कि इसको एलिमेंट्स को बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कितने टप्पल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। यानी कि जब RN की बात होगी तो आपने ध्यान रखना है कितने टप्पल्स आ रहे हैं, उनको डायमेंशन बोल देते हैं, लेकिन जो डायमेंशन देखी जाएगी वो डिपेंड करेगी फील्ड के ऊपर। जैसे कि अभी R/R हमने 1 देखा था, R/R हमने इसकी डायमेंशन 1 देखी थी, तो इसी के ऊपर अगर आप n लगाओगे, RN स्पेस बना दोगे तो जस्ट मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाता है। C/R की जो डायमेंशन होती है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स चाहिए जनरेट करने के लिए, रियल में से स्केलर 2 चाहिएंगे, तो 2 तो वो आ गया। अगर n की बात करोगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 2n, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको देखो, इसकी जो डायमेंशन है वो 4 है स्टूडेंट, जो वेक्टर स्पेस लिया उसकी 4 है डायमेंशन, लेकिन W1 में इसने क्या कर दिया, कुछ रिस्ट्रक्ट करके एलिमेंट डाले हैं कि इसमें ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिया हुआ है A -A और C और D ऐसे दिया हुआ है। इसको देखो कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं इन टप्पल्स को बनाने के लिए। आपको पता है पहले 2 टप्पल है, फर्स्ट और सेकंड, उसको A बनाएगा अकेला, तो उसको निकालो बाहर, यानी 1 -1 और 0, और दूसरा भी 0, क्योंकि A जब बाहर आ गया बाकियों को आप C मानोगे। फिर आप एक तो ये आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट C यूज़ होगा इसमें बनाने के लिए, क्योंकि A C D सारे के सारे अलग है, रियल नंबर में से दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, बाकी सब जगह 0, C की जगह 1, फिर D है तो D को बाहर निकाल लो, D की जगह 1, बाकी सब जगह D के साथ जो भी कोएफिशिएंट आया उसको रखना है, 0 0 0 और 1। ठीक है, अब इस तरह से हमने देखना है, जब भी आपको मैट्रिक्स का केस आए तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जो भी गिवन है आपको उसको इस टप्पल फॉर्म में लिखना है। फिर आपने देखना है उनको टप्पल्स को जनरेट करने के लिए कितने अलग अलग, क्योंकि आपको पता है अलग अलग एलिमेंट्स आपने देखने हैं, वही हम यूज़ करेंगे। जो अंदर वाला बचेगा वो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस आपने चेक कर लेना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, तो इसकी जो डायमेंशन आई कितने, 1 2 और 3 वेक्टर्स, 3 एलिमेंट्स आपको मिलके इसको पूरे को जनरेट कर देंगे, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह आप इसको देख सकते हो, इसमें अब क्या कर दिया, C की जगह -A कर दिया, तो ये इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि इसमें ABD की जरूरत हमें है। ठीक है, यानी अगर टप्पल में इसको बात करोगे तो ये किस तरह का दिखेगा, A -B -A D, इसमें तो थे ABCD 4 एलिमेंट्स चाहिए थे, लेकिन इसने क्या किया, जो तीसरा टप्पल है वो एक ही हेल्प से ही बन जाएगा, ये बोल रहा है, यानी कि ये एक की जरूरत पड़ेगी हमें 2 टप्पल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन आपकी 3 होगी। अब इसने बोला कि अगर M को हम माने इंटरसेक्शन की डायमेंशन और N को माने हम W1 + W2 की डायमेंशन, तो M और N बताओ। मैंने आपको पहले करवाया था कि V1 + V2 है वो जनरेट होता है V1 यूनियन V2 से, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। और यूनियन में आपने पढ़ाई होता है डायमेंशन ऑफ V1, मैं नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ, V1 + V2 एंड -V1 इंटरसेक्शन V2 की डायमेंशन, ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला यूनियन के लिए। तो ये इस पे डिपेंड कर गया, तो यानी कि ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है n। ठीक है, ये देखो, क्योंकि बात तो वही बराबर है, ये इसके बराबर है, तो n हमें ये दिया हुआ है, और V1 हमारी है 3 और 3 6 हो गया। ये V1 + V2 की जो डायमेंशन दी हुई है हमें 6 दी हुई है, माइनस इंटरसेक्शन वाला m दिया हुआ है, हमारा ये n और m में रिलेशन आ गया। ठीक है,
अब देखो ये बोल रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से आ सकती है। ये बोल रहा है कि अगर आप m को 2 पुट करोगे ना तो n 3 आएगा। m को 2 पुट करके देखो 6 - 2 4 आएगा n, तो पहला ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। फिर इसमें देखो n की वैल्यू आएगी 4, अगर 2 पुट करते हो आएगी जरूर, एक बार आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर आप m को 3 पुट करोगे तो n 4 आएगा, 6 - 3 3 आएगा, ये कैंसिल। फिर बोल रहा है कि m को आप रखो 3, ठीक है, तो सॉरी m को रखो 1 तो n आएगा 3, ये दूसरा है जो n दूसरी जगह 3, तो ये 6 - 1 तो 5 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा कहने का मीनिंग क्या था कि आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे मेथड हैं। आप पहले m की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट 2 ऑप्शन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि फिर आपको ऑपरेशन लगाना पड़ता है। इसमें क्या हुआ, ना तो आपको यूनियन वाले की डायमेंशन निकालनी पड़ी, ना इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी पड़ी। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अलग से यहाँ पे, क्योंकि हमें करने कंसेप्ट सारे के सारे, एक क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट निकलते हैं वो। अब बात करते हैं कि अगर हमें अलग से ये पूछ लिया जाता और कुछ होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरसेक्शन की बता दो, तो हमें क्या करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया कि mn पेयर जो बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे अलग अलग करके पूछा जाता कि आप अलग से हमें ये करके बताओ, क्वेश्चन हो सकता है ना, क्योंकि अगर आगे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इतना ही पूछ ले कि डायमेंशन इसकी कितनी होगी वो बताओ, तो ठीक है। तो उसके लिए जब इंटरसेक्शन आपको निकालनी होती है, ठीक है, जब आप W1 और W2 की इंटरसेक्शन आपको निकालनी होती है, और आपको कि ये सेट क्या बनेगा जब W1 और W2 दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों के जो हैं ये, इनमें एक दूसरे के इक्वल प्रूफ पुट कर दो। जब भी मैट्रिक्स दी जाए ऐसे इस तरह से, तो आपने क्या कर लेना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट जो मैट्रिसेस दी होंगी A - A C D, इनको इक्वल कर दो इंटरसेक्शन में। ठीक है, कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, एक से ये A - B और -A और D, ये दो मैट्रिसेस हमने कर दी इक्वल। ठीक है जी, इसके बाद जो भी बचेगा नई मैट्रिक्स वो आपको बन जाएगी। ठीक है, तो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस तरह की दिखेगी। अब इंटरसेक्शन में हमें इक्वल करना है, यूनियन में बताऊंगा कैसे करना है आपने। तो इसके लिए क्या किया, दोनों को इक्वेट किया, दो कोरस्पॉन्ड, जब मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो A के बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्या आया -A, विच इम्प्लाइज दैट -A - B, इसका मतलब क्या है, B जो होगा वो A हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास A B C D ये आ रहे थे 4 एलिमेंट्स, इसमें A C D है, इसमें A B D है, तो ओवरऑल A B C D हो गया। लेकिन ये बोल रहा है B की जगह A आएगा इस कंडीशन से इंटरसेक्शन में, C की जगह -A होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है, D की जगह D ही आएगा, यानी कि D की कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं मिली, D के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, D आपका यहाँ इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है। तो यहाँ से जो नई मैट्रिक्स बनी इसकी हेल्प से, कि जो नया मैट्रिक्स बना इंटरसेक्शन का यूज़ करके, A तो A ही रहा, ठीक है, B था, क्योंकि हमें चाहिए नई मैट्रिक्स कौन सी, A B C D, हम जानना चाहते हैं कि इसका यूज़ करके हमें जो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर A B C D मैट्रिक्स बनेगी, उसमें इनसे क्या रिलेशन मिला है। तो हमें B की जगह A मिला था, C की जगह -A मिला था, D की जगह कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्शन में आपको इस तरह की मैट्रिक्स दिखने वाली हैं, जिसमें इंडिपेंडेंटली कितने एलिमेंट्स लग रहे हैं, 1 और 2, यानी कि अगर A को बाहर ले लोगे तो ये 1 1 -1 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब D को बाहर ले लोगे 0 0 0 1, यानी कि ये दो बेसिस में एलिमेंट आ जाएंगे, ये बेसिस बना देंगे, और इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी, यानी M की जगह 2 आ गया, ये ऑप्शन में आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ऑप्शन में भी तो आ रहा था, क्योंकि हमें पहले कंसेप्ट सीखने हैं, फिर कैसे अप्लाई करना है कि जल्दी से हमारा क्वेश्चन बन जाए, तो उस वे से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपने ध्यान रखना है इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। इंटरसेक्शन करते टाइम क्या करना है, आपने यूज़ कर लेना है एक दूसरे का। यहाँ दो मैट्रिक्स है
तो मैट्रिक्स में इक्वेट कर दो। यहाँ आगे भी हम देखेंगे कि टप्पल्स में हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये भी है, यहाँ करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है आपका, यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरसेक्शन वाला हो गया कि आप ये बताओ कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन बताओ, ठीक है। तो हम इजीली से देख सकते हैं इसको, तो कि ये क्या होती है, जो W1 यूनियन W2 की जनरेटिंग सेट से बनेगा वही होगा। वो भी हमने फॉर्मूला किया था, W1 प्लस W2 माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन, क्योंकि ये निकाल चुके हैं हम 2, और ये हमें पता है 3 3 6 माइनस 2 4, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है जी। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ होगा कि आपको यहाँ पूछी जा रही थी डायमेंशन, तो हमें इनका कुछ यूज़ नहीं करना पड़ा था, जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे थे कि ए को बाहर निकाल के जो बचा वो बेसिस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिस एलिमेंट दे दिए हैं, ठीक है। अब ये होती है कंडीशन, यानी कि जो आपके एक्स वाई टी, अब देखो यहाँ हमेशा 0 ही रहेगा, ये इसने बोला हुआ है, और जो बाकी बच गए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अलग ले ली, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, जब भी बेसिस आपको पूछी जाए तो आप ध्यान रखना एक बात कि जो बेसिस आएगी वो इसी में से आएगी। अगर इसी में से मैट्रिक्स आएगी तो मैंने बोला था वो उसी स्पेस की, सब स्पेस की क्या करती हैं, प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कौन सी होगी कि इसी तरह का दिखेगा, वो उसमें से एलिमेंट दिखाया तो उसी तरह का दिखेगा। फिर बाकी यानी कि यहाँ 0 आएगा, A21 की जगह 0 आएगा, बाकी बचेंगे वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा पहला ध्यान यही होना चाहिए कि आपको अगर बेसिस नीचे दी जाती हैं तो यही चेक करो पहले, ऐसे नहीं कि आपने कंडीशंस देख ली और डायमेंशन आपको पता चल गई, वो अलग मैटर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ओवरऑल आपने क्या करना होता है कि क्वेश्चन में ऑलवेज इतना आसान नहीं होता, तो आपने यहीं से नेगलेक्ट करने होते हैं। तो चलिए जी, फर्स्ट में ये बोल रहा है कि A22 पे 0 होगा, तो आप पहले चेक कर ले कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हुई। तो आप देखोगे इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स इसी तरह से दिख रहे हैं। फिर सी में गड़बड़ हुई है भाई, ठीक है। क्योंकि सी में गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि आना चाहिए था 0, ये बोल रहा है 2 कैसे आ जाएगा बेसिस में, जब बेसिस आ तो इसी में से है तो 0 आएगा A22 की जगह, तो इसने 2 ले लिया, इसको काट दो। अब इसमें ये चेक करके आप देख सकते हो कि इनकी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले इसको चेक करो, तो इसमें क्या है, x में अगर आप 2y ऐड करते हो तो t, यानी कि x प्लस 2y प्लस t क्या आएगा आपका, ये 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, यानी मैंने एक एलिमेंट उठाया इस बेसिस में से, उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ये तो कर गया, लेकिन पहली कंडीशन में मार खा गया, यानी कि ये गड़बड़ करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। आगे चलिए बी पे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप नेगलेक्ट कर पाओगे 1-2 क्वेश्चन जब आपको इस तरह से ऑप्शन से मिले हों, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। जब भी क्वेश्चन को आपने तरीका बदलना है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप चला करो, ठीक है। हमारे ऑप्शन यहाँ पे ये थे तो हमने अलग तरीके से किया था। चलिए जी, बी ऑप्शन, तो ये भी सेटिस्फाई करवा लेते हैं कि ये बोल रहा है कि 2 + 2, क्योंकि y की जगह 1 है, -1 है t की जगह, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन ये तो 2 + 2 - 3 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता ना। लो जी, इसने गड़बड़ की, काम खत्म, ये पहले निगलेक्ट हो चुका था, एक ऑप्शन बच गया। तो जैम मैथमेटिक्स में ये 2017 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो। मैंने जस्ट आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, वेक्टर सबस्पेस के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, वहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसको और तरीके से कैसे करते, ये तो पहले 0 है, इसकी जगह इसको इस सिंपली रिस्ट्रक्शन करने से पहले कितने एलिमेंट्स चाहिए थे, 3 चाहिए थे, यानी कि x और y और t, लेकिन इसने और रिस्ट्रक्शन लगा दी कि 3 नहीं, अभी रुको एक बार, x y t तो यूज़ करो, लेकिन साथ में इस तरह के हैं। तो आप यहाँ से इसको उठाओ, y + t को उठाओगे, इज इक्वल टू 0 रखोगे, यानी कि t की जगह कौन ले लेगा, -y, यानी कि एक पहली जो दूसरी की रिस्ट्रक्शन थी उससे मार रहे हैं। हमें क्या मिल गया कि अब आपको 3 नहीं, x y - y इनसे काम चल जाएगा, ठीक है।
फिर आप इसमें चेक कर लेते, ठीक है, कि x प्लस 2y और t की जगह क्या यूज़ कर लोगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया 0, यानी कि y की जगह कौन ले लेगा, माइनस x। तो देखो x तो पहले x पड़ा था, y की जगह माइनस x आ गया, t y के माइनस के बराबर था और y माइनस x के बराबर था। अब देखो ध्यान से देखना है, y हमें यहाँ माइनस x निकला है, तो माइनस माइनस x, ठीक है। देखो माइनस का साइन है, y माइनस x है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो कि दोनों की दोनों रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, पहले एक्स वाई टी था, पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई, दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसके बाद में क्या बन गया, ठीक है, पहले एक्स वाई टी से ये बन गया। तो इसको तो बनाने के लिए एक एलिमेंट चाहिए ना x, और 1 माइनस 1 1, ये देखो जी, यानी कि डायमेंशन हमें डायरेक्ट पता चल गई, कौन कितनी होगी इसकी डायमेंशन 1 होगी। तो पहले उन ऑप्शंस को निकालो जहाँ पे 1 से ज़्यादा एलिमेंट आपके आ रहे हैं, ये इनमें एक एक हैं, तो और तरीके से चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी वही काम है कि u प्लस वी में कन्फ्यूजन होती है कि कैसा दिखता है, कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं डायमेंशन की बात आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ये CMI 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। तो u, अब हमें पता है कि ये R3 की बात हो रही है। देखो u है वो भी R3 में है, v है वो भी R3 में है, ठीक है, ओके। देन u प्लस वी क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि R3 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं, उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। पहली u है, तो इसमें देखो x y z, यानी कि x y z जो दिए हुए ना, इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि मैं x x x लिख सकता हूँ, सब कोई x x लिख सकता हूँ ना, कि एक एलिमेंट चाहिए था, इसकी बेसिस भी निकल गई 1 1 1, यानी ये बेसिस होगी इसकी और एक डायमेंशन हो जाएगी। तो u की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 1 है। इसी तरह से v की जगह देखो, इसने बोला है कि एक्स वाई जेड आप यूज़ करो R3 में, लेकिन x की जगह 0 रख दो। तो अब देखो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट इसको कितने वेक्टर, कितने एलिमेंट्स जोड़ने में, बनाने में लगे हुए हैं, 0 आ गया तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देगा, इसलिए 0 कभी भी आता नहीं। तो y बाहर निकालोगे तो 0 1 0, और z बाहर निकालोगे तो 0 0 1, यानी कि 0 1 0 और 0 0 1, ये दो एलिमेंट्स आपको इसको मिलके बना रहे हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी 2, इसकी डायमेंशन कितनी 1। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, क्योंकि साथ में इसका डायमेंशन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है जी। अब देखो फिर मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। अब देखो इसमें बोला हुआ है कि सारे के सारे, यानी कि आपको x x x, इसमें एलिमेंट इस तरह के हैं और इसमें एलिमेंट हैं 0 y और z, इस तरह के। मैंने आपको बोला था जब भी इंटरसेक्शन की बात की जाए आपको दोनों को इकट्ठा वैसे नहीं करना, इक्वल कर देना दोनों को। तो यहाँ से देखो इक्वल जब करोगे तो क्या मिलेगा, ये बोल रहा है भाई x 0 हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, और y यहाँ से देखो x 0 था और x y z ये सारे के सारे क्या थे, इक्वल थे। तो x 0 आया, y और x इक्वल आया, z x के बराबर आ गया, तो यानी कि y भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन जो आ रही है वो देखो कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है, 0 स्पेस, यानी कि 0 एलिमेंट ही आएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो अब यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ कर देंगे लीनियर इंडिपेंडेंट वाला, ये आपकी बेसिस है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बेसिस है। अब हमने देखी थी जो 0 सब स्पेस होता है वो किससे जनरेट होता है, एम्प्टी सेट से भी बोल सकते हो या 0 से भी जनरेटेड आप इसको बोल सकते हो। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, इस सेट को बनाने के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए। ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं ना, जहाँ 0 घुस गया वो 0 डिपेंडेंट ही होता है, आपने वो ऑलवेज ध्यान रखना है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी अब 0, तो ऐसे में हमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मिला ही नहीं, एलिमेंट मिला ही नहीं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 0 हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो
अब u प्लस v जो होता है वो क्या होता है, u यूनियन v जो है उससे जनरेटेड सेट होता है, उससे, यानी इसकी डायमेंशन इससे जनरेट होने वाले सेट से होती है। यानी कि ये कैसे आएगा, u डायमेंशन प्लस v डायमेंशन माइनस इंटरसेक्शन, ये आएगी डायमेंशन की। अब देखो u की डायमेंशन क्या है, 1 थी ना u की डायमेंशन, v की डायमेंशन क्या थी 2, u इंटरसेक्शन v की क्या थी 0, लो जी कैंसिल, 1 प्लस 2 क्या आ गया 3। यानी कि ये जो भी सब स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन क्या आने वाली है 3 आने वाली है। और मैंने आपको बताया था कि दो स्पेसीज जो सब स्पेसीज हैं वो इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ उनकी डायमेंशन क्या हो जाए इक्वल, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म दिखा सकते हो। अब देखो एक्स वाई प्लेन आ रहा है, वाई जेड प्लेन आ रहा है, जेड एक्स प्लेन आ रहा है। जब आप प्लेन की बात करते हो उसकी डायमेंशन तो 2 2 रहने वाली है ना, तो वैसे भी R3 की, अब देखो जो ये बनता है ये सब स्पेस किसके लिए बनता है, V के लिए ना, जिस R3 में से दोनों स्पेसिस ले रहे थे, तो ये जो UV नया सब स्पेस बनेगा वो भी R3 का बनेगा। R3 के पास पॉसिबिलिटी जो है डायमेंशन की वो क्या है, सब स्पेस रखने की, या तो वो 0 सब स्पेस को रखेगा जिसकी डायमेंशन नहीं होती कुछ भी। फिर हम बात करते हैं कि वो 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में। अगर फुल डायमेंशन में आ गया, 3 डायमेंशन में आ गया तो वो खुद सब स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे डायमेंशन 3 आ रही थी, इसलिए ऑप्शन आपका R3 हो गया। ये डायमेंशन 2 2 के हैं, तो इसलिए दो अलग अलग डायमेंशन की इक्वल तो हो नहीं सकती, कौन सी स्पेस आएगी। तो ठीक है, तो ये देखो ये CMI 2013 में आया हुआ था। तो यहाँ पे हमने आई थिंक बहुत कुछ सीख लिया बेसिस से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, कि हम बेसिस कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकाल दें। अब हम बात करेंगे कि जब आपको W1 और W2 दिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाए, वो अलग मैटर, इसको आप निकाल लोगे कि आप इसको निकाल सकते हो, फिर इसको भी निकाल लोगे तो यूनियन को भी निकाल लोगे। एक तरीका और भी हमारे पास है जिसमें हम W1 यूनियन W2 के अंदर कौन कौन सी बेसिस आएंगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन आप निकाल लोगे लेकिन बेसिस का जब क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे करोगे। अब देखो W1 W2, अभी हमने W1 की बेसिस देख ली थी, ए को बाहर निकाला तो वो एक वेक्टर, एक एलिमेंट मिला था मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर सी को बाहर निकाला तो एक 0 0 पुट किया, बाकी जगह इसकी जगह 1 पुट किया तो वो एक एलिमेंट मिला था। यानी कि W1 यूनियन W2 का मतलब क्या होता है, इधर की बेसिस इधर की बेसिस दोनों इकट्ठी उठाएंगे, मैट्रिक्स में डाल देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में डालने के बाद आपको जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो उसको किस में कन्वर्ट करते हो वो हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है।